भर्ती की दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए अध्यापक संघ का धरना प्रदर्शन जारी। शर्ट उतारकर किया प्रदर्शन, भीख मांग कर जताया रोष। अस्पताल प्रशासन की बेरुखी, बहादुरगढ़ में नर्सों ने गर्भवती महिला की मदद से किया इनकार। टॉयलेट में जन्मी बच्ची, परिजनों में रोष। फरीदाबाद में रेलवे फाटक बना मौत का फाटक, पिछले साल ट्रैक पर 582 लोगों की मौत। कुंज में बीपीएल परिवारों के हक पर डाका, डिपो धारक पर राशन ब्लैक करने का आरोप, अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। गुड़गांव में बदमाशों ने की 2 सिपाहियों से मारपीट, वाहन चेकिंग के दौरान दिखाई दबंगई, 5 के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। और प्रदेश में ठंड का कहर जारी, पारा 5 डिग्री तक गिरा, सड़कों पर कोहरा, बाजार हैं सुनसान। नमस्कार, मैं हूं आयशा हनफी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा सरकार 12 जनवरी को रोहतक में नई खेल नीति की घोषणा करेगी। नई खेल नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खेल नीति खिलाड़ियों के पक्ष में होगी तो उसका समर्थन किया जाएगा, वरना कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। बनाया तो इस बात का मेरे को गर्व है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से, जब यहाँ दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ तो अगर देश को 38 गोल्ड मेडल मिले तो उसमें से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। चाहे वो एशियाड है, चाहे ओलंपिक्स है, 6 में से 4 हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों के आए और अब भी बहुत अच्छी वो है। और ये एक जो है जो युवा शक्ति है उसका सही उपयोग हो। और जो आप पड़ोस में पंजाब में देख रहे हैं, वहाँ की युवा पीढ़ी नशे में डूब गई है, उससे अगर बचाना है तो लोगों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को आगे लेके जाना है। मैं समझता हूँ खेल नीति का और अच्छी नीति लाएंगे तो मैं उसका स्वागत करूँगा। उसमें कोई त्रुटि करेंगे तो हम उसका नहीं। आप वो एक उधर पात्र अध्यापक संघ का जेबीटी की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को भी पंचकुला में आमरण अनशन जारी रहा। कपकपाती ठंड में अध्यापकों ने अर्धनग्न होकर शरीर पर नारे लिखकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद उन्होंने बस स्टैंड के बाहर बैठकर राहगीरों से भीख मांगकर सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। इस दौरान कई अध्यापक भावुक भी हो गए और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। इन अध्यापकों में अधिकतर टीचर्स, मास्टर्स और पीएचडी किए हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार परिणाम जल्द घोषित करे और बाद में तकनीकी जांच करवाए। सर, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारी जो पेंडिंग चयन सूची है उसको जारी किया जाए, क्योंकि हमारे में से सभी अध्यापक वेल क्वालिफाई हैं और जब हरियाणा के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है तो हमारी पेंडिंग चयन सूची को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। हमारी सरकार से बार बार मांगा है। इसी मांग को लेकर हम कल शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी के ऑफिस में गए थे, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ एक बात कहा कि अगर आप कॉन्सर्न करने का शौक है तो शौक से कीजिए। आप कल मरते आज मरो, मेरे ऊपर इस पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनमें से हमारे कुछ साथी ने तो इच्छा मृत्यु की मांग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं शिक्षा राष्ट्रपति जी से, और जो दूसरे साथी बचे हुए हैं ज्यादातर संख्या में हम परिवार समेत इच्छा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से हमारी सहयोगी शशि किरण जुड़ी हैं। जी शशि किरण, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आमरण अनशन चल रहा है, फिलहाल कैसा माहौल है वहां पर? जी आयशा, जिस तरीके से आमरण अनशन का जो पात्र अध्यापक संघ है, इनका जो आज 5वां दिन है, पिछले 5 दिन से बैठे हुए हैं कड़कती ठंड में। जिस तरीके से आज इन्होंने जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, उसके बाद जो बस स्टैंड पर बैठकर इन्होंने जो भीख भी मांगी, इस दौरान जो है कई जो टीचर भावुक भी हो गए, जबकि कुछ की जो हालत है वो बिगड़ भी चुकी है। और पिछले कल इनकी जो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से जो इनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हो, आमरण अनशन करना चाहते हो तो शौक से करो। तो उससे ये खासे खफा है। इनका ये कहना है कि सरकार की जो गलती है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि चाहे हमारी इस दौरान जो आमरण अनशन पर बैठे हुए मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरे करवाए बगैर किसी भी हालत में उठेंगे नहीं। इतनी ठंड थी आज और ऐसे में अर्धनग्न होकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई लोगों की तबीयत खराब हुई होगी, क्या है वहां की स्थिति?
जी आयशा, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कल 3 लोगों की जो हालत बिगड़ गई थी, आज तकरीबन जो है 7-8 लोगों की हालत जो काफी बिगड़ी हुई, लेकिन इन्होंने अस्पताल जाने तक से भी मना कर दिया है और तकरीबन जो है बेहोशी की हालत में ये लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती, हम यहाँ से बिल्कुल भी ना तो आमरण अनशन छोड़ेंगे और ना ही धरना स्थल से उठेंगे। दूसरी लिस्ट जारी करें, इसकी मांग कर रहे हैं कि पहले लिस्ट जारी कर दें, बाद में तकनीकी जांच करवाई जाए। इसके अलावा भी क्या कोई मांग है इन लोगों की? जी आयशा, बिल्कुल नहीं, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से 9,000 कुछ जो जेबीटी अध्यापक थे, उनमें से बाकी की जो पिछली जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, उनको लगा दिया, जबकि 1753 जो लोग हैं वो उसमें रह गए हैं। इन्होंने इसी की मांग की कि उनकी जो है सूची जारी की जाए। अन्यथा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो इन्होंने राष्ट्रपति को जो है पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की भी मांग की है परिवार समेत। इनका ये कहना है कि हम आमरण अनशन नहीं छोड़ेंगे, या तो हमें जो है हमारा जो बनता हक हमें दिया जाए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की जो है इजाजत दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि किरण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पंचकुला में पात्र अध्यापक संघ का आमरण अनशन चल रहा है, जिनकी मांग है कि सरकार जेबीटी की दूसरी सूची जल्द से जल्द जारी करे। आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुड़गांव में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। ताज़ा मामले में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पहले तो पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की, फिर दूसरे कांस्टेबल को अपनी गाड़ी में जबरन बैठाकर ले गए। कहीं ले जाकर उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की। मौका देखकर वे किसी तरह बदमाशों के चुंगल से निकलकर भागे। दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। मेरे को स्कॉर्पियो से टक्कर मार के मेरे को स्कॉर्पियो के अंदर डाल लिया। अब वहाँ पे मेरे को उठा के ले गए और बहुत जान से मारेंगे, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जाने बाद उन्होंने मेरे को अंदर में गाड़ी के अंदर भी मारा और फिर जैसे ही वो अपने किसी ठिकाने पे ले जाना चाहते थे, जैसे ही रेड लाइट पे गाड़ी की गति तो कम हुई, मैं गाड़ी से कूदने की कोशिश की, उन्होंने मेरे पैर पकड़ ली और मैं से रोड घिसटता चला गया। अंदर डालने के बावजूद जब हम उन्हें डाल रहे थे तो उनमें से एक जवान भागने लगा था, तो एक था जो भी भागने लगे उनमें से गया है, तो उसमें केस दर्ज कर लिया है। अभी अरेस्ट कोई हुआ नहीं है, वो तलाश जारी है। दोनों जो हमारे मुलाजिम जिनको चोट लगी हुई हैं वो दोनों हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रेवाड़ी में कैंटर स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गई है। जी हां, रेवाड़ी में कैंटर स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत सामने आई है, जिसमें 7 लोगों के मरने की खबर है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में कैंटर स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। कोहरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, सर्दी के चलते शायद ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि कोहरे में दृश्यता एकदम कम हो गई है। 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 घायल भी हुए हैं साथ में। आपको बता दें रेवाड़ी में हुआ है ये हादसा। घायलों को निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूप सिंह जुड़े हैं। जी भूप सिंह, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी आयशा जी, बता दें कि ये NH-1 बाउल के नजदीक का हादसा है, जहाँ तेज रफ्तार नंबर ने जो है स्कॉर्पियो को टक्कर मारी है, जिसमें मौके पर ही 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है और एक गंभीर रूप से घायल है। वजह क्या सामने आई है इस एक्सीडेंट की? वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार और धुंध, कोहरे का कहर बताया जा रहा है एक्सीडेंट का कारण। कि धुंध के कारण जो है ट्राला ड्राइवर को डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्राला सीधा डिवाइडर क्रॉस करता हुआ सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकराया है, जिसमें सवार लगभग सभी लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई। तो 7 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। क्या कोई लोग ठीक से भी बचकर भी निकल पाए हैं? जी, बचने वालों में एक ड्राइवर है जो गंभीर रूप से घायल है और एक उसके जो सीधे बैक साइड में बैठा हुआ था वो गंभीर रूप से घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया भूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली जयपुर हाईवे पर दुर्घटना हुई है रेवाड़ी में, जहां पे कैंटर और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हुई है। 7 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद का सबसे व्यस्त मुजेसर स्थित रेलवे फाटक मौत का फाटक बन चुका है। बंद फाटक के नीचे से निकलकर लोग रेल पटरी पार कर रहे हैं और ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं। पिछले साल से अब तक करीब 582 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना करीब एक व्यक्ति जान से हाथ धो रहा है। हर रोज हजारों दोपहिया वाहन सवार बंद फाटक के नीचे बाइक को निकालकर रेल लाइन को पार करते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है तो दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र। इस कारण कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को काम पर पहुंचने या आने के लिए फाटक पार करना पड़ता है। जल्दबाजी में लोग फाटक के नीचे से निकलते हैं और ट्रेन की चपेट में आते हैं। मुजेसर फाटक पर तैनात गैंगमैन का कहना है कि वे लोगों को फाटक के नीचे से निकलने के लिए मना करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। गैंगमैन का कहना है कि यहाँ पर पुलिस के जवान की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं रेलवे पुलिस का कहना है कि फोर्स के पास इतने जवान नहीं हैं कि हर फाटक पर तैनात किए जा सकें। इस मामले में लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सब पब्लिक को बहुत परेशान करता है, रुकता नहीं है। गाड़ी आ रही है, अंदर का जा रहा है, रुकता नहीं है। बोलना समझते नहीं है, लड़ाई कर रहा है। जब तुम बोलते हो तो समझते नहीं, लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते और क्यों रोक रहे हो? मैं क्यों रोक रहे हैं? एक RRP वाला इसमें रुकना चाहिए भाई साहब। RRP वाला एक होना चाहिए, रुकना चाहिए इसको, जो इनको देख के उनको ना जाने ना इसमें करना चाहिए। तो लाइनों के साइड में एक तो ये झुग्गी झोपड़ी है जो ऐसे एरिया बने हुए हैं, तो उसमें से जो है लाइन क्रॉस करते समय ज़्यादातर ऐसे इतनी फोर्स तो है नहीं है यहाँ भी। हर फाटक के ऊपर आदमी लगाए। बाकी लोगों को अपने ऊपर खुद ही अंकुश लगाना चाहिए। गाड़ी का टाइम है, गेट बंद है तो नहीं ना निकले। तो इनमें पुलिस का तो फोर्स काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल, तो कोई ऐसी योजना नहीं है भी वहाँ लगाया जाए। अब खबर बहादुरगढ़ से, जहां के सामान्य अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की भारी लापरवाही और बेरुखी का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। गर्भवती महिला ने टॉयलेट जाने से पहले वहां मौजूद नर्स से सहायता मांगी थी, लेकिन नर्सों ने उसे मना कर दिया। लाइन पार क्षेत्र के शंकर गार्डन कॉलोनी निवासी राजीव ने अपनी पत्नी रचिता को डिलीवरी के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया था। बुधवार की शाम करीब 5 बजे रचिता को टॉयलेट जाना था, लेकिन वहां जाने से पहले रचिता ने वहां मौजूद नर्सों से सहायता मांगी, लेकिन नर्सों ने उसे मना कर दिया। बाद में गर्भवती महिला परिजनों की सहायता से ही टॉयलेट गई और वहीं बच्ची को जन्म दे दिया। बच्ची को जन्म देने के बाद रचिता और नवजात बच्ची दोनों ही बाथरूम के ठंडे पानी में गिर गए। इसके बाद आसपास मौजूद महिलाओं ने उन्हें संभाला। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों की हालत सामान्य बनी है। इस पूरी घटना से गुस्साए परिजनों ने नर्सों पर लापरवाही बरतने और मरीजों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देने के आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सीमा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देने के बजाय दरवाजा बंद कर लिया। पिछले दिनों भी अस्पताल के डॉक्टरों पर डिलीवरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगे थे, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हम 3 बजे यहाँ पे उनको एडमिट करवाया हमने। यहाँ पे एडमिट करवाने के बाद इन्होंने काफ़ी लापरवाही की, जिससे कि आज 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया जब से यहीं पे थे। और अभी शाम को 4 बजे मेरी मम्मी मेरी वाइफ के पास थी। उन्होंने बोला कि टॉयलेट जाना है मिसेज को। उन्होंने टॉयलेट में कोई नर्स को बोला जाने के लिए, नर्स नहीं गई साथ में। उनको काफ़ी टाइम कई बार बोला और बोलने पे वो कहते कि हम 6 या 7 बजे से पहले हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम चेक ही नहीं करेंगे बिल्कुल। तो मम्मी लेके गए उसको पकड़ के, तो वहाँ पे टॉयलेट में जाते ही जैसे टॉयलेट करने लगे वहीं पे डिलीवरी हो गई। बेटे मेरी बहू का बच्चा होने वाला था, मैं कल से एडमिट हूँ। बहू मेरी 3 बजे से कल से एडमिट है। ये टाइम देते रहे, कोई बात नहीं, टाइम देते रहे भैया, तो कुदरत की बात है, होएगा जब हो जाएगा। तो मैं कहने लगी भाई इसको कुछ भाई आप सुई लगा दो। अगर नहीं, हमारे ये रूल नहीं है, सुई नहीं लगाएंगे हम। मगर मेरी बहू बहुत परेशान हो रही है, आप इसको एक इंजेक्शन दे दो और उसमें ग्लूकोज में। डॉक्टर बोली नहीं हम नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, बच्चा अभी बहुत टाइम है बच्चे में। उसको टॉयलेट बाथरूम निकलने लगा बहू को। मैं इस सिस्टर से कहने लगी बेटी एक बार जाकर तुम देख लो, बच्चा होने वाला है। तो ये बोली कि हम नहीं देखते। तो कई बार देखा तेरी बहू ने,
हमने देख ली, डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर बोली 7 बजे चेक करूंगी या 6 बजे चेक करूंगी। मैंने टाइम देख लिया, बच्चा अभी नहीं होएगा। मेरी बहू और मेरे पोती हुई है, फर्श के ऊपर गिर गई, मैं खूब चिल्लाई और मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। उसे पकड़ के ले गए, ये डॉक्टर नहीं बोली, बोला हम ना देखते 4 घंटे के बाद देखांगे, 6 बजे 7 बजे देखांगे। वो बेचारी बुढ़िया मैं ठा के ले गई, उसने वो बाथरूम में चली गई। वह बोली मम्मी मेरे बालक लेकर गया, मैंने बोले भाजो कोई ना आवे। वो बुढ़िया लौटा दी, पहले तो बालक पड़े, हमने पकड़ी तरह पहले बालक पड़ गया, फिर वो पड़ गई। ट्रीट कर लिया था ना आपने? ठीक है। तो हुआ क्या था उस दौरान, तब क्या हो गया था? हुआ क्या था फिर? आपका नाम क्या है? आप ही है ना आज इंचार्ज? जी डॉक्टर साहब, हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ, बच्चा और माँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके यहाँ जो मरीज आते हैं उन्हें संभाला नहीं जाता क्या? आप क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। आप जवाब भी नहीं देंगे क्या अभी? नहीं है, आप जवाब नहीं देंगे? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। सत्ता के गलियारों से फिल्मी सितारों तक, बाजार की चाल, खिलाड़ियों का हाल, कब क्या हुआ, किसने किया, देश प्रदेश की तमाम खबरें हम लाते हैं आप तक। देखिए खबरें अभी तक। उम्मीदें कल से आज की, बदलते समाज की, उम्मीदें समस्याओं के समाधान की, रोटी कपड़ा मकान की, उम्मीदें सरकार से विकास की, हर आमो खास की। देखिए उम्मीदें सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है। मैंने 5-4 एकड़ में 5 पैकेट पर एकड़ के हिसाब से डाले। जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। अब मैं 32 एकड़ में सरताज जिप्सम डालने के लिए तैयार हूँ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या है नीतियां सरकार की उन मुद्दों पर जो करते हैं जनता के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित, और उनका है कितना असर, कहां है कमियां। देखिए कार्यक्रम नीतियां सरकार की रोजाना शाम 7:30 बजे। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। कुंड के जाटूसाना गांव के करीब 325 बीपीएल परिवार पिछले 6 महीने से राशन के लिए मोहताज हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीने में केवल एक बार गेहूं मिला है। उन्होंने डिपो धारक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से डिपो धारक सरेआम राशन ब्लैक में बेच रहे हैं। वहीं जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग का कहना था कि वे हर महीने राशन भेज रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं कि राशन कैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने जांच करवाई है और धारक को दोषी पाया है। अधिकारी डिपो धारक के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तुरंत तू बेच वो करा, कदे 4 बजे उठ के बेचे, कदे 3 बजे उठ के बेचे। बोरी की बोरी तू खाली कर दिया और तू राशन ना देवा, ना तू तेल देवा, ना तू चीनी देवा, ना तू दाल देवा। कितने दिन से नहीं मिला है डिपो होल्डर? क्या हमने तो चिट्ठी में भी ना दे जी? हाँ, मारो से लीलो कार्ड, हाँ जी। हमने तो कुछ भी नहीं दे। कब से नहीं मिल रहा है और
क्या क्या परेशानियां आपको मिल रही है? नहीं मतलब साल में कभी गेहूँ में 6 महीने बांटता, 6 महीने नहीं बांटता। दाल है साल में 1 बार बांटता, चीनी 2 बार बांटती है उसमें। मिट्टी तेल है 8 महीना में 1 बार बांटता है उसको। जो है अभद्रता से व्यवहार करते हैं जब वो राशन लेने आते हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? साहब मैं किसी से अभद्रता नहीं कर रहा, और ये जो अखबार में निकलवाई गई है ये झूठी अफवाह है। राशन कार्ड और कि मैं मंत्री का आदमी हूँ नहीं, और उनका राशन कार्ड ही आप फाड़ देते हैं, ये उनकी शिकायत है। समय पे राशन नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये शिकायत गलत है कि डिपो होल्डर मंत्री की धमकी देकर जब बीपीएल परिवार राशन लेने जाते हैं तो उनका राशन तक कार्ड तक फाड़ दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है, आप बताइए सर। हमने जांच करवाई है। मनीष नागपाल, उपमंडलाधीश रेवाड़ी के तौर पर कार्यरत हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा गाँव बलवाड़ी में पिछले बीपीएल परिवार का पिछले काफ़ी लंबे समय से राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ की तक कि डिपो होल्डर तानाशाही के तहत मंत्री की धमकी देके उनका राशन कार्ड तक फाड़ रहा है, कहाँ तक सही है सर? इस बारे में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक एवं से इस बारे में पता किया गया है। उन द्वारा बताया गया है कि संबंधित जो इंस्पेक्टर है इसकी जाँच की गई है। अब रुख करेंगे पलवल का, जहां एक तरफ तो प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं शहर में जगह जगह लगे अवैध होर्डिंग्स अदालत के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये होर्डिंग ट्रैफिक हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। शहर के आगरा चौक से लेकर बस स्टैंड चौक तक अवैध होर्डिंग्स लगे हैं, जिनसे ट्रैफिक के सांकेतिक चिन्ह छिप जाते हैं। दिल्ली, आगरा, गुड़गांव, सोहना, रेवाड़ी और अन्य शहरों के वाहन चालकों को यहां से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा शहर कितने किलोमीटर पर है या उसका रास्ता कहां से जाता है। वाहन चालक कई बार तो अपने मोड़ छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें जाम से भी जूझना पड़ता है और नज़र इधर उधर होने पर दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भी करीबी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कानून ताक पर रखकर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। अब नगर पालिका होर्डिंग्स हटाने का वादा कर रही है। तो आप किस तरह की परेशानी आती हैं? इससे ध्यान उच्चुक होता है और यहाँ से एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे, और जाम भी लग जाता है। इसको स्लो करते हैं ट्रैफिक जैसे, और इससे ना तो ये किलोमीटर लिखा हुआ जो वह दिखाई देता, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका जो किलोमीटर है, चिन्ह है जो शहर का है, जबकि कोई भी इधर उधर कॉलोनी है, शहर है, कोई इसका बिल्कुल सारा वह मिट जाता है। इससे दिखाई नहीं देता बिल्कुल। जी एक तो जो किलोमीटर लिखे होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रहता, गाड़ी आगे पीछे भी चली जाती है, डीजल पेट्रोल ज़्यादा भुगता है, आगे चले जाते हैं फिर लौट के भी आते हैं, समय की भी हानि होती है और जाम वाम भी लग जाता है। ऐसा है जो भी अब नए साल में बोर्ड लगाएंगे या जो पहले भी लगाए हैं उनको एक बार तो मुनादी करवा कर हटवा देते हैं। अब फिर जैसे आम हाईवे है हमारा, हाईवे पे जो साइन बोर्ड है हमारे किलोमीटर के, ये गांव ये शहर इतने किलोमीटर है, उन पे तो बिल्कुल नहीं लगने देते हम, और जो बाकी साइडों में लगे रहते हैं उनसे आने जाने वाले की नज़र पड़ती है, दुर्घटना होने का भय रहता है। तो उनको हम उतरवाएंगे भी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको नोटिस भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। चलिए क्या हाँ, उनके खिलाफ भी हमने अपने एसएचओ ट्रैफिक और जो सिविल अथॉरिटीज़ है हम उनके संपर्क में हैं, और बहुत जल्दी इस विषय में कार्रवाई करके और इंश्योर करेंगे कि इस तरह के होर्डिंग्स को हटाया जाए और प्रॉपर होर्डिंग जो साइनेजेस होते हैं जिससे यातायात के नियमों को पालन करने में सुविधा हो, उस तरह के होर्डिंग्स हम लगाएंगे। उधर महेंद्रगढ़ में निजी स्कूल सरकारी निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार ने ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन काफी निजी स्कूल खुले हैं और सुबह सुबह बच्चों को ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाते देखा जा सकता है। इस बात का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर खुला मिला तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये धारा सरकारी आदेश की अवहेलना करने वालों पर लागू होती है। स्कूलों में अवकाश 1 जनवरी से 10 जनवरी तक घोषित किया गया है। ऐसा है, हमने कई बार पर्सनली जाके उन स्कूलों को बंद करवाया है, लेकिन फिर भी हमारे ध्यान में लाया गया कि कुछ स्कूल अब भी खुले रहते हैं जो कि बड़े बच्चों के लिए, लेकिन जो स्कूल खुले हैं वो सरकार की आदेशों की अवहेलना है। आज से हमने एक आदेश पारित किया है कि जो बीओ साहब को जो भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा, आईपीसी की जो भी धारा
जो भी धारा बनती होगी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी तो नहीं खुले हैं, कुछ स्कूल बंद भी हैं, लेकिन जो खुले हैं उनको बार बार सूचित किया जा चुका है। आज जो है उपमंडलाधीश ने हमें सख्त निर्देश दिए कि उनके खिलाफ कल से जो है धारा 188 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो कल जो है विश्वास है सभी बंद हो जाएंगे। तो अब खबर सीएम सिटी करनाल से, जहां दिन दहाड़े 13 लाख की लूट हुई है। मामला करनाल की इंदिरा कॉलोनी का है। सुबह बाइक पर सवार होकर आए 4 हथियारबंद लुटेरे स्क्रैप के गोदाम से करीब 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरे गोदाम की पहली मंजिल पर स्थित कैशियर के कमरे में दाखिल हुए। उस वक्त कैशियर नकदी गिन रहा था। लुटेरों ने कैशियर की कनपटी पर बंदूक रखी और करीब 13 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही करनाल सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित व्यापारी और कैशियर के बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर सीएम सिटी करनाल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। ये टीम त्योहारों के अलावा आम दिनों में भी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। पुलिस गणतंत्र दिवस को लेकर भी करनाल में विशेष चौकसी बरत रही है और इस दौरान सीमा पर आने जाने वाले वाहनों और लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अपराधी अक्सर अपराध को अंजाम देकर सीमा पार यूपी में भाग जाते हैं और इसी के मद्देनजर सीमा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।